नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 हुबली जोन जो आपका 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, कुल मिला के 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। तो सभी 6 शिफ्ट में जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए सभी सवालों को विथ आंकड़ा लेकर आ गया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको इंटीमेशन दे चुका था कि मैं एक पूरा होल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे जो जुड़े हैं स्पेशली मैथ के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ। अगर आप लोगों में से अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है तो अच्छे से देख कर ही जाइएगा, क्योंकि अभी तक जो है इस बार के ग्रुप डी में कहीं भी पैटर्न चेंजेस को देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ आ रही है इस वाली जो जोन है हुबली वाली में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पैटर्न चेंज नो, मॉडरेट टू कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट किया था कि रेलवे में बहुत सारे पोस्ट जो है ग्रुप डी का जो है सरेंडर कर दिया गया है। वो पोस्ट जो है आपका जो है एक्स सर्विस मैन को दे दिया गया है। तो ये वाली भी जानकारी आपको लगे तो आप इससे भी एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें जो है जितना अधिक हो सके उतनी ज़्यादा स्टडी कर लेनी चाहिए कम समय में, ताकि सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना है, जहाँ जो मिल पड़े वहाँ हमें सेटल हो जानी है। क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं कल क्या होगा, कल गवर्नमेंट सेक्टर पूर्णतः रहेगी भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं ये वाली वीडियो। एक प्रश्न आपका पूछा गया था सेक ए प्लस टेन ए बराबर पी, तो 4 सेक ए का वैल्यू क्या है। अगर आपको याद है तो मैंने 3 बेसिक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था और उससे रिलेटेड सवाल बनाना भी सिखाया था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ फार्मूला याद करने के लिए नहीं होता है, आपको प्रयोग करना भी आना चाहिए। इसी के करीब में एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक बार लिख देता हूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी का प्रयोग करने वाला हूँ इस वाले सवाल में, तभी बनेगा, जिसको नहीं आता है नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब एक हर जगह थीटा नहीं रहेगा, ए रह सकता है, वाई रह सकता है, जेड रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, थीटा रह सकता है। तो सेक ए प्लस टेन ए बराबर पी है, तो मैं लिख सकता हूँ सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/p लिख सकता हूँ। कहाँ से लिखा? अभी अभी जो आपको समझाया वहीं से लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन ए प्लस के और टेन ए माइनस के कट जाएंगे, तो 2 सेक ए बराबर हमारा क्या हो गया p प्लस 1/p। जोड़ने पे तो एक p और आधा p, तो कितना हो जाएगा 1.5p, तो मतलब 3p/2 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़िएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्टेप ज़्यादा चलूंगा क्योंकि भैया अगर ज़्यादा नहीं चलूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 सेक ए का मान पूछा है, आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो 4 सेक ए बराबर 3p हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर 3p है। 3p ऑप्शन में जिन्होंने भी लगाया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगा। मैं एक बार और समझाना चाहूँगा क्योंकि ये सीजीएल लेवल तक की ये मैथ है, ये ग्रुप डी की नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p, ये समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने 1 लिखा था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का इंटू में लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यही होता है ना, तो 1। ठीक है, अब इतने की वैल्यू दिया गया है आपका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है p, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/p नहीं हो जाएगा? इसके जगह मैं p रख दूं तो ये p इधर नहीं आ जाएगा, 1/p नहीं हो जाएगा इतना का वैल्यू। यही चीज मैं यहाँ पर लिखा था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपका पूछा गया था समखटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। दोस्तों समखटभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एकदम इजी वे में कर पाएंगे। किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 180 इंटू n-2, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे समखटभुज है, मतलब 6 गो भुजा वाला शेप है इस प्रकार का। बेंजीन आप जानते होंगे ये वाला है। तो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, तो 180 गुने 4 कर लेंगे, 18 चौका 72, 720 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर प्रत्येक भुजा पूछा जाए तो समखटभुज का, तो 180 इंटू n-2/n, n से भाग दे दिए भुजा की संख्या से, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल गया, और क्या है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 25 में 8 के दर से कोई वस्तु खरीदा, अब 20 में 6 के दर से टपका दिया,
तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी आप जो है पैसे में किसी दर से खरीदते हैं और किसी दर से बेचते हैं तो आप रुपया पे नहीं जाइए, ठीक है। आपको जो है पीस के हिसाब से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो 8 और 6, एक बार 8 गो पीस खरीदता है 25 रुपया में और 6 गो पीस बेच देता है 20 रुपया में। तो 8 और 6 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, 8 छत्रिक 18, 24 हो जाएगा, है ना। तो आपका 24 हो जाएगा एलसीएम। अब मैं यहाँ पे सीपी लिख लेता हूँ, यहाँ पे एसपी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सीपी क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या है, 25 रुपया के हम 8 पीस खरीदते हैं, 8 पीस खरीदते हैं। और जो एसपी है सेल्स प्राइस है, ये 20 रुपया के हम 6 गो पीस बेचते हैं। मैंने कहा कि भाई पीस का एलसीएम ले लो, तो आपका हो गया 24। अब 24 पीस खरीदने के लिए मुझे इनसे 3 से गुना करना पड़ेगा 8 पीस को, तो मैं पैसा को भी 3 से गुना करूंगा, तो हमारा फाइनल जो कॉस्ट प्राइस आ गया 75 रुपये आ गया। बनाना सीखिए। और अगर आप जो है 6 के पीस मतलब 20 रुपये में 6 गो बेचते हैं तो 24 को पीस बेचना भी है, क्योंकि 24 को खरीदे हैं आप, तो 24 को बेचने के लिए 4 से गुना, तो रुपया में भी 4 से गुना करेंगे, तो हमारा जो विक्रय मूल्य से पैसा आ गया ये 80 रुपये आ गया। लाभ हो गया हमारा 5 रुपया। तो 5 गुने 100, लाभ गुने 100, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है 75 रुपया। तो 25 तिया के 75 अब 25 चौका के 100, तो 20/3% जिन्होंने भी आंसर लगाया है इनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं पता कि किस शिफ्ट का एग्जैक्ट सवाल है, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 तारीख और 7 तारीख के जो 6 शिफ्ट में एग्जाम हुए उन सभी में से किसी शिफ्ट में ये आया होगा, तो आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो 20/3 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 20/3% की लाभ होते। एक बार फिर समझिए, 25 का 8 खरीदा, 20 का 6 बेचा, ठीक है। तो 8 और 6 का मैंने कहा कि पीस का एलसीएम ले लेते हैं, तो 24 हो जाएगा। अब 24 को वस्तु अगर आप खरीदेंगे तो 8 ट्रिक के 24 मतलब 75 रुपया लगा होगा, और 24 को वस्तु अगर बेचेंगे तो 6 का 24 तो 20 का 80 रुपया बिका होगा। तो ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। लाभ हो गया 5 रुपया, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कर लेंगे तो 75 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3%। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, 12,500 की राशि 8% की दर 6 महीने का समय तो साधारण ब्याज। अब कौन नहीं बना लेगा बताइए। तो 12,500 रुपये की राशि है, मैंने कहा था साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुने समय किसका, मूलधन का। तो अब भाई 8% है और 6 महीना समय है, मतलब हाफ ईयर है, तो हाफ को और 8 को गुना करेंगे तो 4%। इसी मूलधन का 4% निकाल दीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा। तो मूलधन का 4% निकालने के लिए 125 गुने 4 400 यानी 500 रुपया आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब तो पुराने हो गए हैं जी इन सब बातों से, तो एक एक बात बताना जरूरी नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की बराबर है और आयतन दे रखा है 814, तो ऊंचाई कितनी है। अब बेलन में सारा प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड बेलन और एक खोखले बेलन। खोखले बेलन की जहां बात आएगी तो पाई आर स्क्वायर एच तो सीधा सीधा सूत्र होता है, लेकिन अगर खोखले बेलन की बात आ गई तो पाई बड़का आर में से छोटका आर स्क्वायर एच, ये वाला सूत्र होता है खोखले बेलन के आयतन का, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो बेलन की आयतन दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर और एच के जगह भी मैं आर लिख दूं क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई तो बराबर है, तो 814 है ना। तो पाई का मान यहाँ पे रखता हूँ 22/7 गुने आर क्यू बराबर 814। 11 से कटेंगे, 11 से 77, 11 चौका 44 है ना, 11 दूनी के 22, 2 से कटेंगे, 2 तिहाई के 6 और 2 सत्ते के 14, 37 गुने 7। आर क्यू का वैल्यू क्या आ गया है, 37 गुने 7 आ गया है। गुना कर लेते हैं क्योंकि मतलब निकलने वाला तो है नहीं रूट से, तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 9 3 7 21 4 25 259। तो आर का वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट 259, यही आपका आंसर है जी, क्योंकि ऊंचाई पूछा है ना तो सिर्फ आर हो जाएगा, है ना, और हाइट भी पूछेगा तो यही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -2 और 3 है तो समीकरण क्या है। दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि कैलकुलेटिव आ रही है। अभी आपने देखा कि क्यूब घन रूट नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है तो यही ऑप्शन में है भाई, तो इसी कैलकुलेटिव क्या है इसमें, है ना। द्विघात समीकरण के मूल आपका दे रखा है, बनाना मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये अल्फा है ये बीटा है, तो आप समीकरण कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स,
है ना, प्लस जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी मूलों का गुणनफल, ठीक है, इसी के बराबर 0 रख देते हैं। यही हमारा समीकरण हो जाता है। अब मैं इसकी समीकरण निकाल लेता हूं अलग कलर से तो समझ में आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसके बाद मूलों का योग क्या होगा, -2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिख लिए, यहाँ पर हमने डाल दिया x प्लस दोनों को गुना करेंगे, गुणनफल होता है अल्फा बीटा, तो -6 हो जाएगा। -6 बराबर 0। इसको अभी बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस के 6 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको फिर से सॉल्व आप करेंगे, मूल निकालेंगे, चाहे तो गुणनखंड विधि से चाहे तो डी के विधि से, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है। तो आप करके देखिएगा, यही मूल आएगा। दोस्तों मज जाइए, एग्जाम बाकी है, लगा दीजिए पूरी इफर्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, हाँ यहाँ पे एक चीज और बताना जरूरी रहेगा भाई, मूलों का योग बराबर -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। अगर समीकरण से अगर आप योग और गुणनफल पूछा गया है तो आपको आगे और पीछे दोनों चलना आना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि दो व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर 35 साल है। यदि 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 2:1 है तो वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर विथ ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे तो सेकेंडों में बनेगी, नहीं तो फिर समीकरण सॉल्व करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर हमारा वर्तमान आयु दे दिया होता तब तो मैं यहाँ पे 10 साल घटा के कर लेता, लेकिन वर्तमान नहीं, अंतर दे रखा है, ठीक है। तो फिर समीकरण क्रिएट कीजिए और कोई उपाय नहीं है इसमें। तो समीकरण क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वो समीकरण हो जाएगा x - y, मान लीजिए कि पहला व्यक्ति y है, दूसरा व्यक्ति y है, तो ये 35 वर्ष हो गए। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण बोल रहा है 5 साल पहले, तो पहले के केस में माइनस होता है और बाद के केस में प्लस होता है। इनका जो अनुपात है 5 साल पहले का 2:1 है। इसको क्रॉस गुना कर लेंगे हम तो x हो जाएगा, x माइनस के 2y हो जाएगा, है ना। स्टेप बचाना आना चाहिए आपको। मैं इतना ही दूर में देखिए कैसे दो समीकरण क्रिएट करता हूँ। x - 2y हो जाएगा, इसके बाद -10 और इधर -5, तो यह +5 हो जाएगा, तो इधर बचेगा -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर लिए तो ये कट गया आपका, तो +2y - y, तो y का वैल्यू आपका 40 आ चुका है। y का वैल्यू जब 40 आ चुका है तो यहां से रखेंगे तो x का वैल्यू आपका 35 + 40 हो जाएगा 75, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 5 साल पहले एक का उम्र कितना हो जाएगा 35 और दूसरे का उम्र कितना हो जाएगा 70, एक दूसरे के दुगुना है कि नहीं, 2:1 में है कि नहीं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उम्र जो वर्तमान है 40 और 75 वर्ष है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, पहली नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकती है, दूसरी नल उसी खाली टंकी को 18 घंटे में और तीसरी नल भरी हुई टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकती है। ये निगेटिव काम वाला नल है। तीनों नल को एक साथ खोला गया था तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। अब तीनों का मैं एलसीएम ले लूंगा क्योंकि ये सब सवाल एलसीएम विधि से बनती है। 12, 18 और 60 का एलसीएम अगर ले ले तो 12, 18 और 60 का एलसीएम ले ले तो 18, 36, 54, 72, 180 हो जाएगा। बड़ा वाले का जो है पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इसके पहाड़ा में सभी अंक कट गए तो वही एलसीएम हो जाते हैं। तो 18, 12 और 60 की जो एलसीएम है 180 हो जाएगा। 120 तो कटेगा नहीं 18 से, तो 180 तो दोनों से कट जाएगा, तो 180 हो गए। तो 12 वाला की एफिशिएंसी कितने हो गए 15, और आपका जो 18 वाले की एफिशिएंसी यानी भराए वाले काम का कितना हो गया 18 दाहिन की 180, और आपका जो है ये खाली करने वाली की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो 3 माइनस में काम हो रहा है और 25 प्लस में, तो टोटल काम कितने हो रहे हैं 22 हो रहे हैं प्लस में। कितने घंटा में 1 घंटा में। तो टोटल काम कितना है 180, तो 180/22 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 90/11 घंटा लगेगा इसको भरने में अगर तीनों नल खोल दिया जाए तो, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी क्या होती है। एलसीएम को ही भाग दे देते हैं उसके दिन के मतलब दिन से। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि x + 1/x का वैल्यू -2 दे रखा था और x² + 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा था। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी x + 1/x की वैल्यू कुछ दिया है a
और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की मान पूछ रहा है, तो इसी a का स्क्वायर कर देना है माइनस 2a कर देना है। यही आपका आंसर बताया था। लेकिन इससे भी इजी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 - 4, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला ट्रिक लगाएंगे तो थोड़ा फंसने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर x के जगह मैं -1 रख दूं तो हमारा समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। -1 प्लस 1/-1 है ना, तो -1 का -1 -2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर अब प्लस 1/-1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 का, मतलब कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमारा 2 ही आंसर आने वाली है। कितना आने वाला है 2 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं आगे। और वैसे भी जो ट्रिक आपने कर रखा है उससे भी बन जाएगा। इसको आप क्या मैं बताया था कि भाई इनका a² करो, तो -2 का a² कर लिए और माइनस a कर लेते हैं, है ना। 2a करेंगे, है ना, तो -2 और a कर लेंगे, तो 4 और +4, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इस पे नहीं बन रहा है। इसीलिए ये ट्रिक दूसरे के लिए है। यहाँ पे जो है आप इसे पुट करके ही देख ले, क्योंकि बहुत इजी है। एक इसी में ट्रेंड आता है कि x + 1/x का वैल्यू 2, तो x के पावर 10 मान लीजिए, प्लस 1/x के पावर 10 क्या होगा, तो 2 ये होगा, क्योंकि 1 रखोगे तब ये ना समीकरण संतुष्ट होगा। तो ये अपवाद है इस सूत्र से, आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप मान पुट करके ही बनाए और ये पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर x + 1/x बराबर a है, x³ + 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, तो इसी का q करते हैं, a³ - 3a कर लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। नहीं जी, इस सूत्र से भी आपका ये बन जाएगा। थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, ये देख लीजिए। x + 1/x का वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर a² - 2 करते हैं ना, तो यही कर लेंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2, ऐसे भी कीजिए चाहे ऐसे भी कीजिए, आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके आप ध्यान रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा इधर +2 है, -2 है। एक प्रश्न यहाँ पे -2 के पावर -7 आया था और गुने 2 के पावर 3x + 4 आया था, और इस साइड मतलब राइट साइड में आपका 2 के पावर 11 भागा 2 के पावर 5 दे रखा था, तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया था। अब मैंने आपको बताया है भाई कि x के पावर m गुने x के पावर n, तो क्या होती है x के पावर m + n, जुट जाता है पावर। इसे मैं साबित करके भी दिखाया था कि मान लीजिए 4 गुने 4, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 16, और इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा 4 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर जुट जाएगा जब बेस सेम है। यहाँ देख लीजिए x बेस सेम है और तो पावर जुट जाता है गुना में, तो यहाँ भी 2 बेस सेम है, तो 2 के पावर 4 लिखूं तो क्या गुना किया, ये भी तो 16 ही है, तो ये साबित भी हो गया। इसके अलावा मैंने एक बात बताया था कि भाई x के पावर m है और नीचे में x के पावर अगर n हो यानी भागा में, तो x के पावर m - n हो जाता है। इसे भी सॉल्व किया था। मान लीजिए कि 16/4 लिखना है मुझे, तो 2 का पावर 4 हो गई 16 और 2 के पावर 2 हो गए। अब इसको मैंने कहा कि पावर घट जाएगा, बेस सेम है तो और भागा में है तो इसका रिजल्ट जो आएगा 2 के पावर 4 में से 2 घटेगा तो 2 के पावर 2 आएगा, मतलब 4 आएगा। इधर भी करके देखिए, 16 को 4 से भाग देख के देखिए तो 4 आएगा। तो रिजल्ट सेम आने वाली है, लेकिन ये आप लॉगरिथम के कुछ नियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर बेस दोनों का सेम है 2 तो मैं पावर जोड़ दूंगा, तो 2 3x - 3 हो जाएगा। क्यों भाई, 4 प्लस में है और 7 माइनस में है, ठीक है। इसके अलावा 11 में से 5 गया तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। बेस सेम है, तो 3x - 3 बराबर 6 हो जाएगा, 3x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। तो आपका 3 आंसर आ गया x की वैल्यू, ठीक है। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से आया था, लेकिन डाटा क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, और जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन पोस्ट किया है उनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, किसी आंकड़े की यदि बहुलक 10 है, माध्य 8 है, तो माध्यिका 8 है तो माध्य क्या होगी। अब आप जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे बहुलक 10 दे रखा है,
10 बराबर 3 इंटू माध्य का 8 दे रखा है -2, मुझे माध्य पता नहीं, m लिख दिया, ठीक है। तो 2m बराबर 24 में से 10 गया तो 14, तो m का वैल्यू आपका जो है 7 आंसर आ जाएगा, 7 आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है, यदि समय 3 साल है तो रेट क्या होगा। अब मैं इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं, जैसा लिखा है वैसे कर लूं, क्योंकि ये सब कोई हिसाब है ही नहीं। तो साधारण ब्याज मूलधन का क्या होता है, अगर बच्चे वाला सूत्र से ही चले तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। माना कि मूलधन P है, आपका जो है समय 3 साल है, दर मुझे पता नहीं है, बट्टा 100, ये ब्याज का सूत्र है। और जो ब्याज है वो बोल रहा है कि मूलधन का एक 1/6 है, तो मैं P/6 लिख दूं, ब्याज बराबर इतना, P से P कट गया, 2 तिहाई के 6 कट गया, 50 से कट गया, तो क्या हो गया 50/9 आपका R का वैल्यू हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो 50/9 जो है आपका R की वैल्यू आ चुकी है, और यही पूछा जा रहा है दर, तो 50/9% हमारा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, लॉजिकल प्रश्न है ना, देख लीजिए, ये लॉजिकल प्रश्न है। इस पे मैं भी थोड़ा सोचा, लेकिन सोचने के बाद पता चला ये तो कुछ भी नहीं है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 तथा 10 सेमी है, यदि परिमाप 24 है। परिमाप क्या होती है, किसी भी शेप की टोटल लंबाई क्या होती है, टोटल लेंथ को ही जो है पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे 24 है आपका परिमाप, 2 भुजा का मान दे दिया, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 10 8 18, तो एगो छोटका जो बच गया भुजा वो 6 है। तो हमारा समकोण त्रिभुज आ गया है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट दिख रहा है, 6 का 8 का और 10 का, और बोल रहा है कि छोटका भुजा पे लंब है, छोटा भुजा पे लंब है, तो मैं इसको जो है 6 नहीं मान सकता, ठीक है, इसको जो है मैं 6 मानूंगा तो फिर से ये 8 है ना। तो आप कहीं भी कर लीजिए, अगर आप फिर ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, है ना, अगर मैं नीचे मान लूं कि ये है आपका 8, तो मुझे यही 6 बनाना पड़ेगा। इसको तो आप 6 कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कर्ण है, पाइथागोरस है, और कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये 10 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो छोटी भुजा पे लंब है ना, उसी का हाइट, तो आप देख रहे हैं यही लंब है ना, यही ना लंब है, यही ना 90 का कोण बनाता है, क्रिएट करता है। तो 8 8 डायरेक्ट 8 मार के आंसर आना था, डायरेक्ट आपका जो है 8 आंसर करके आना था, और कुछ भी नहीं करना था। ये बोल रहा है कि भाई लंब क्या होगी, अगर पैरामीटर 24 है, 2 भुजा 8 10 है, तो लंब क्या होगा, अगर छोटी भुजा पे लंब डाला जाता, छोटी भुजा पे 6 निकलेगा, तो लंब हमारा बच गया 8, है ना। अभी अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि भाई छोटी भुजा चाहे मतलब कुछ, तो कर्ण के लिए तो 10 फिक्स था, कर्ण के लिए 10 फिक्स था, और 6 और 8 में से कोई भी हाइट हो सकता था, लेकिन पहले ही बोल रहा है कि जो छोटी भुजा है उस पे लंब डाला गया है, तो ये 8 होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि किसी द्विघात समीकरण का, ये 6 तारीख का शायद है, किसी द्विघात समीकरण का मूल क्रमशः p तथा -2 है, तो समीकरण क्या होगा। अब आप क्रिएट कर लीजिएगा जी, मैं एक ही चीज को 5 बार क्या बताना है ना, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 कर लेंगे, जहां अल्फा p है और बीटा -2 है। आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके हमें पोस्ट कर दीजिएगा कि क्या समीकरण आया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, यही रिपीट हुआ है। एक प्रश्न आपका ये उल्टा है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया कि 63 वस्तु का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ, उल्टा स्लाइड आ गया है ना। 63 वस्तु का जो सीपी है, ये आपका 63 वस्तु का क्रय मूल्य जो है यहाँ पे देखने दीजिए एक बार, और 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 63 वस्तु का जो सीपी है 54 वस्तु के एसपी के बराबर है। अब किसके बराबर है मैंने बताया था, तो 54 के एसपी के। तो मैं विक्रय मूल्य एक वस्तु का 1 रुपया मान लिया, तो 63 को वस्तु अगर बेचा तो हमारा एसपी से 63 रुपया आ गया, और क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 54 रुपया क्रय मूल्य हो गया, है ना। यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सीधा नहीं है, तो मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ। मैं बता चुका हूँ पहले कि भैया ये जो मूल्य के बराबर के, ये वाला के जो रहता है ना कि किसके बराबर है, उसी को आपको 1 रुपया मानना है। तो 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है 63 वस्तु का क्रय मूल्य, तो मैंने विक्रय मूल्य को एक वस्तु का 1 रुपया माना, तो मैं 63 वस्तु है मेरे पास, तो 63 को बेचेंगे तो 63 को रुपया आ जाएगा विक्रय मूल्य से। जो 63 वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, वो 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 54 को वस्तु अगर 1 1 रुपये बेचेंगे तो 54
गो रुपया आएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63, तो 9 गो रुपया, 9 रुपया हमारा हो गया लाभ, है ना। और क्रय मूल्य है हमारा 54 रुपया, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य मतलब 54, तो 9 छक्के 54 यानी 50/3 हमारा 16.2/3% लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 10 गुना है। एलसीएम जो है ये एचसीएफ का 10 गुना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कह रहा है हमारा। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का योग 99 दे रखा है। तो मैंने माना कि भाई एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ अगर x मैंने माना तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसी समीकरण से एलसीएम बराबर x गुने 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, एचसीएफ x मान लिया। और दोनों का योग हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, है ना, कि 10x है कि 11x, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो 11x का वैल्यू आपका 99 है, तो x का वैल्यू आपका 9 आ चुका है। x का वैल्यू 9 आ चुका है तो छोटी संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे लफड़ा जिसे समझ में नहीं आता है, भैया एचसीएफ है आ गया आपका 9, एलसीएम आपका आ गया 90, है ना, और दो गो संख्या है फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर है ना। तो मैं इसको पहले इनको भाग दे देता हूँ एलसीएम में एचसीएफ से, तो हमारा रिजल्ट आता है 10। अब 10 को ऐसे दो संख्या में तोड़िए जिसका एचसीएफ 1 हो, तो 2 और 5 है। इसके अलावा 10 तो किसी से कटेगा ही नहीं, 1 और 10 भी है। ठीक है, 1 और 10 भी है, लेकिन अगर 1 और 10 हम ले लें तो हमारा 9 आएगा और एक 90 आएगा, 9 आएगा और 90 आएगा, है ना, और 9 आएगा और 90 आएगा। 1 और 10 ले ले तो, और एक हमें 2 और 5 ले लें तो एक संख्या हमारा 18 आएगा और एक आएगा हमारा 9 पच्चे के 45। तो इन दोनों संख्या में से, दोनों में से ऑप्शन चाहे जो रहे आपका आंसर हो जाएगा। या तो 9 रह सकता है आंसर, छोटी संख्या पूछा जा रहा है, या फिर 18 रह सकता है। दोनों सेटिस्फाई कर लेगा। 9 और 90 दोनों का एलसीएफ, एक का एचसीएफ 10 गुना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए कि 18 और 45 में जो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 तो सही है, लेकिन एचसीएफ कितना हो, 9। हाँ, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है जी, है ना। तो या तो 9 हो सकता है या तो 18 हो सकता है, आपके ऑप्शन में छोटी संख्या देख लीजिएगा क्या था ऑप्शन में। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, एलसीएम एचसीएफ को मैंने x माना तो एलसीएम अपने आप 10x हो गया क्योंकि 10 गुना है, और दोनों का योग मतलब 11x का वैल्यू 99 है, x का वैल्यू 9 निकल गया, 9 एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम 90 निकल गया। अब दोनों दो ही संख्या का एचसीएफ और एलसीएम है तो मैंने एचसीएफ से एलसीएम को भाग दे दिया तो हमारा 10 रिजल्ट आ गया। अब 10 को कैसे कैसे गुना कर सकते हैं, या तो 1 गुने 10 यानी 2 गुने 5, और कुछ भी नहीं कर सकते। अब रिपीट ही होगा, 10 गुने 1 होगा, 5 गुने 2 होगा, तो रिपीटिशन हो रहा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो 2 ही बार कर सकते हैं। तो दोनों छोटी संख्या क्या होगा, 9 एलसीएम है तो या एचसीएफ है तो एक तो 9 होगा या फिर 18 होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहा होगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि एक खोखला अर्धगोला का आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 5 और 10 है। तो खोखला जो गोला है, अर्धगोला है यहाँ पे, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब सॉलिड अर्धगोला होता है तब, लेकिन खोखला अर्धगोला होता है ना तो 2/3 गुने पाई गुने आर क्यू, मतलब बड़का आर के क्यू माइनस छोटका आर का क्यू, यही आपको करना है और आपका आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ 2/3 गुने 22/7 गुने बड़का आर मतलब 1000, 10 का क्यू और माइनस 5 का क्यू मतलब 125। 1000 में से 125 गया तो 875 बच गया जी, है ना। 875 गुने 22/7 गुने 2/3, यही होगा। 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा, 7 एक 7, 1 पर 7 14, 17, 7 दूनी की 14 और 3 पर 7 पंचे को 35, 125 से कट गया, है ना। अब 3 से किसी से नहीं कटेगा तो 125 दूना के 250 गुने 22/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि 10% वार्षिक सीआई की दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई धन 1208 हो जाता है तो मूलधन क्या है। अब भैया 2 वर्ष के समय है, 10% की रेट है,
तो 10% की रेट से 2 वर्षों के लिए मैंने फाइनल रेट कितना कैलकुलेशन करने के लिए कैसा बताया था, 2r² है ना। तो 10 दूना के 20 और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100। मैंने कहा मुझे यहाँ 3 अंक नहीं चाहिए, वो शिफ्ट कर लेंगे तो 21%, यानी ये जो 1208 रुपया दिख रहा है आपको, ये 121% की वैल्यू है। आपको 100% निकालना है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 121% बराबर आपका 1208। तो हमारा 100% निकालना है तो 121/100, ऐसे आपका जो है आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, करके देखिएगा। चलते हैं आगे। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव आता है, क्योंकि सभी आंकड़े कट नहीं रहे, मैं मानता हूं। एक प्रश्न यहाँ पे, एक गोला की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इससे 3 सेंटीमीटर की कितनी गोली बनाई जा सकती है। अब इसमें भाई आंकड़ा डिफरेंट है, क्या है, आंकड़ा डिफरेंट है। सिर्फ इतना लिखा है बच्चों ने कि एक गोले का त्रिज्या दिया था बड़ा गोले का, और एक छोटा गोला क्रिएट करने के लिए बोल रहा था कि कितने क्रिएट होंगे। तो चूंकि गोला में तो हाइट वाइट की जिक्र होती नहीं है, इसीलिए मैंने 18 और 3 ले लिया है। देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न क्या था जिसका एग्जाम हुआ है, तो इसमें आंसर मत मिला लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 18 है तो 4/3 पाई तो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट ही जाता है ना। ये 18 का क्यू होगा, अब बराबर ये 3 का क्यू, और x को बन गया मान लो, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो 18 का क्यू गुने, मतलब 3 बार 18 लिख लेंगे और 3 बार 3 से भाग दे देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी एक आकार से दूसरे आकार में ढालते हैं तो आपको आयतन का सूत्र लगाना है। यहाँ भी पिघलाया जाएगा होगा पहले, उसके बाद बनाया गया होगा। तो ये 6 से कटेगा, 6 36 छक्के 216 आपका आंसर हो जाएगा। तो 216 को छोटका छोटका गोली बनेगा इस प्रकार का। 18 सेंटीमीटर वाले गोले को जब पिघलाएगा और फिर इन्हें गोली बनाएगा छोटका छोटका, तो 216 को बनेगा। एक प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछा गया था भाई, 4 से कटने विभाजन होने वाली संख्या बताइए। वहां पे 4 को ऑप्शन दिया गया था। तो भैया 4 से विभाजन होने की, मैंने विभाजन की थोड़ी चर्चा ही कर देना है। 2 से विभाजन होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के एक अंक 2 से कटना चाहिए, या फिर लास्ट में एगो 0 होना चाहिए, ठीक है। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, या फिर लास्ट में 2 गो जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो है आपका 4, इसके 3 हो गया, 2 3 4 हो गया। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में एगो 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट का एक अंक 5 से कटना चाहिए, ठीक है। 6 से विभाजित होने के लिए 3 और 2 की जो फैक्टर होगी वो 6 से भी कटेंगे, ठीक है। 3 से अंकों का योग 3 के फैक्टर होना चाहिए, और 2 से कटने के लिए लास्ट में एगो 0 या लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए, तो वो संख्या जो है 6 से भी कटेगा। इसके बाद 7 को रन दीजिए, अभी जटिल है। 8 से कटने के लिए लास्ट में 3 को 0, या फिर 3 संख्या 8 से कटे। 9 से कटने के लिए 9 का फैक्टर होना चाहिए। 10 से कटने के लिए 5 और 2 से कटनी चाहिए, 5 और 2 का आपने सीख ही लिया। 11 से कटने के लिए एकांतर संख्याओं का -0 होना चाहिए, या 11 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए, ABCD है तो ACBD एकांतर संख्या होगा, तो AC - BD बराबर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 का हो गया। 12 का वही है जो 3 और 4 से, वो 12 से होगा। फिर 13 अभाज्य है, वो अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विभाजन का नियम कुछ कुछ आना चाहिए, है ना। तो 4 से कटने वाली संख्या पूछा गया था, तो अभी अब आपने सीख ही लिया कि भाई 4 से कौन सी संख्या कटेंगे, कि लास्ट में या तो 2 को 0 होगा, या फिर लास्ट के 2 संख्या 4 से कट रहे होंगे। जैसे मैं अगर 144 लिख लूँ तो ये 4 से कटते होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि लास्ट के जो 44 है ना, ये 4 से कट रहे हैं। तो 4 से काट के देखिए, 4 3 के 12, 2 पर 4 24, 4 6 का 24 कटती है। इस प्रकार से 11 से पूछा गया था, बता ही दिया भाई, एकांतर संख्याओं का माइनस या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोई धन 10 साल में 3 गुना होता है, तो वह धन 9 कितने साल में 9 गुना होगा। मैंने बताया था कि भाई जब गुना वाली बात आए तो कितने गुना है, यहाँ 3 गुना, तो 3 में से 1 कितने साल में हुआ है, 10 साल में। कितनी रिक्वायर्ड है, 9 गुना, तो 9 में से 1 गुना में से 1 हमेशा घटाएंगे, और बट्टा हमारा दूसरा समय आना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2/5 हो, 10 हो जाएगा, तो मतलब कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, और 9 में से गया तो 8, 8 बचे के 40 साल में जो है आपका ये धन जो है 9 गुना हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 9 गुना हो जाएंगे 40 साल में। कैसे हुआ, 3 गुना, 2 3 में से गया तो ये 2 हो गया, 3 गुना हुआ है 10 साल में, तो पहला गुना -1/टाइम बराबर दूसरा गुना -1/टाइम।
है ना, दूसरा टाइम। तो यहाँ पे 3 में से 1 गया बटा 10, 9 में से 1 गया बटा T2, T2 का वैल्यू निकाल लिया 10 और 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो 5 हो गया क्योंकि ये 2 बटा 10 मतलब 5, 1 बटा 5 हो गया। और ये 9 में से गया तो 8, 8 5 को गुना करें तो 40, T2 का वैल्यू हमारा आ गया 40। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये भी ट्रिपिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ने इसे छोड़ दिया, इसे जो है देख के ही छोड़ दिया, लेकिन ये काफी आसान प्रश्न है। एक पर एकल छूट दे रहा था कोई वस्तु पे 30% और 40% का, तथा एक दूसरी छूट की स्कीम क्या थी कि 2 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त। तो दोनों का जो है अंतर पूछ रहा था कि कितने % की गैप आएंगे। तो एकल छूट का वैल्यू आपको निकालने आता है भाई, x + y - xy/100 कर लेते हैं, है ना। अगर 3 गो होता है तो पहले 2 को सॉल्व करते हैं और जो आंसर निकलता है इसी का ऑपरेशन हम तीसरे वाले के साथ करते हैं, मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रखा है तो मैं कर लूंगा। 40 और 30 70 हो गए, 70 माइनस 30 गुने 40/100, दोनों जीरो उड़ गए, 4 तिहाई के 12, 70 में से 12 गए तो 58, है ना। 58% जो है इसके जो एकल छूट आ गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 पे 1 वस्तु मुफ्त, है ना। तो मतलब अगर 2 वस्तु पे 1 वस्तु मुफ्त है तो आपने 2 का पैसा पे किया और आपको कितना वस्तु मिला, 3 पीस, मतलब 1 तिहाई, है ना। 1 तिहाई, 3 में 1 का छूट है ना भाई 2 का आपने पे किया और वस्तु मिल गया 3, तो आप लोगों को क्या कहेंगे भाई, 3 में 1 का छूट है, 3 में 1 का छूट है ना, यही कहेंगे ना। तो 3 में 1 का छूट मतलब क्या होता है, 33.1/3%, है ना। 33.1/3%, मैं मान लेता हूं 33.3%। तो इसमें से घटा दीजिए ना 33, तो 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, तो 25, तो ये 25 नहीं होगा, ये 24.7% के डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 33.33 होता है ना। तो 24.7% का अंतर आ जाएगा कि अगर कोई विक्रेता है वो तो एकल छूट दे 30% और 40% का, और एक बार में एक स्कीम रखे कि 2 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त, तो इसमें जो है 24.7% का डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि इसको हल किए तो 58%, और ये दूसरा स्कीम जो है ये 33% की छूट 33.3% का बोल रहा है। इन दोनों का आप सॉल्व कीजिएगा तो 24% आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था ये वाला, ये तो काफी कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, चतुर्थ समानुपाती है भाई, A/B = B/C होता है। तो इसको और इसको गुना कर लेते हैं, है ना। इसको और इसको गुना मतलब बट्टा में कर लेते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे 48/P होता है और P/75 होता है। अब इन दोनों को गुना, P² = 48 × 75 होगा, P² = 48 × 75 होगा। तो 48 और गुने 75 को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये 25 × 3 है, मैं इसको 25 × 3 लिख लेता हूँ। 25 में मुझे दिख गया कि 5 निकलेगा, है ना। और ये 16 × 3 है ना। तो 16 में मुझे दिख गया कि 4 निकलेगा, तो P का वैल्यू 4 होगा, और 2 को 3 है तो 1 को 3 निकलेगा। अब 25 में से 1 को 5 निकलेगा, क्योंकि 2 को 5 है तो 4 × 12 = 5 के 60 आपका आंसर हो जाएगा। P का वैल्यू जो है 60 हो जाएगा। तो एक ये पूछा था, यहीं पर मैं चर्च कर दूं मध्यानुपाती और समानुपाती का भाई। मान लीजिए कि तत्काल के लिए भूल जाइए, जान लीजिए कि भाई यही 2 अंक जो है मध्यानुपाती और समानुपाती इसमें पूछा गया है। तो अगर मध्यानुपाती पूछा जाता है तो √48 × 75, जो अभी सॉल्व करके आपने 60 निकाला था, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर तृतीयानुपाती पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, जो दूसरे स्थान पे लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे, 75 × 75, और पहले वाले स्थान से भाग दे देंगे, यानी B² / A होता है। तो ये तृतीयानुपाती हो गया, ये मध्यानुपाती हो गया, और ये जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके मान निकाला ये आपका चतुर्थानुपाती है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर। एक प्रश्न इस पे बेस्ड आया था कि 4A + 3B = 2C, तो इस प्रकार से कुछ पूछा गया होगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न क्लियर नहीं है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए, लगभग यहाँ पे 50 के करीब, मैंने सभी प्रश्नों को आपके सामने रख दिया है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं अनभिज्ञ हूँ, और एक अच्छा स्कोर करके आइए, है ना। मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।